नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जीडी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और हम लोग ज्योग्राफी की क्लास दे चुके हैं। ये दूसरी क्लास है हमारी, ठीक है। कल भी हमने इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस की थी और आज भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम लोग ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे और जो प्रश्न आए हुए हैं हमने वही प्रश्नों को लिया है, ठीक। कल हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था ज्योग्राफी के सेक्टर में। आज हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, खजाने में क्या है। एक तो ये है हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। हिमालय पहाड़ है, पर्वत है? पर्वत होना चाहिए। देखो गधे लोग सवाल पूछते हैं, अब मैं क्या करूं इसमें, इन लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए हम लोग पहले मैप पर बात करते हैं, फिर उसके बाद कोई काम करते हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले सारे पहाड़ बता देता हूँ या पर्वत बता देता हूँ कहाँ कहाँ है। देखें, अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से लेके ये ऐसे ऐसे करके ऐसे फैला हुआ है, ऐसे एकदम से मुड़ता है, फिर ऐसे एक बैंड लेता है और फिर ऐसे आता है, यहाँ तक आता है अंडमान निकोबार। कहाँ तक? अंडमान निकोबार तक। और अंडमान निकोबार वास्तव में ऐसा माना जाता है कि ये जो पर्वत मैंने खींचा है ये हिमालय पर्वत है। ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का कुछ हिस्सा सागर में डूब जाने के कारण जो चोटियाँ ऊपर दिखाई देती हैं वही अंडमान निकोबार द्वीप माना जाता है। क्लियर? अब आप देखेंगे तो हिमालय आपको कैसे दिखाई दे रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये किस शेप में है? इसकी आकृति क्या लग रही है आपको? बेल्ट या चाप? चाप का नाम सुना है कभी? सर्कल बनाते समय, वृत्त बनाते समय चाप खींचते हैं। हाँ, तो ये हिमालय की जो आकृति है, हम इस हिमालय की बात कर लेते हैं। हिमालय की जो आकृति है वो आर्क शेप है, चापाकार है। बाई चांस से आपसे पूछ ले चापाकार, ठीक है। और यहाँ अगर इस कोने पे देखोगे और यहाँ से भी कुछ पहाड़ियाँ आती हैं ऐसे करके। जैसे यहाँ है एक, इसको दे देते नाम हिमालय। यहाँ है एक हिंदुकुश, हिंदुकुश। और यहाँ है सुलेमान, ये पाकिस्तान में है, ठीक। और यहाँ पर है ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, यानी हिमालय पर्वत का वो हिस्सा जो पूर्वोत्तर भारत में है उनको बोलते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ये है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब जो हिमालय है वो चापाकार है और हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये तो पता होगा ना, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये, लेकिन सबसे लंबी नहीं है। सबसे लंबी कौन सी है पूरी दुनिया की? पूरी दुनिया की सबसे लंबा जो पर्वत है वो है एंडीज। कौन सा है? एंडीज है। सबसे लंबा पर्वत है एंडीज। और एंडीज कहाँ है? सुना है? बिल्कुल भी नहीं सुना, कोई बात नहीं। एंडीज है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज, ठीक। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा पर्वत कौन सा है पूरी दुनिया का, तो एंडीज है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कौन सा है? हिमालय है, ठीक। अब आपको एक बात और सोचनी है। वो बात क्या सोचनी है? एक समय था, क्या समय था? मान लेते हैं कि ये पृथ्वी पहले ऐसे थी। ऐसा माना जाता है कि पूरी पृथ्वी पहले गोला थी, पूरी की पूरी पृथ्वी ऐसे गोला थी। फिर बाद में क्या हुआ कि ये गोला दो हिस्सों में बट गया। इसके चारों तरफ पहले पानी था। इस पूरी पृथ्वी को कहा जाता था, अगर हम इसे दो हिस्सों में नहीं बांट रहे हैं तब भी, जब पूरी पृथ्वी थी तब इसे पैंजिया कहा जाता था। पूरे खंड को पैंजिया। पैन का मतलब होता है सारा का सारा। आपने पैन इंडिया मूवी देखी है? मूवीज होती ना पैन इंडिया, इसका मतलब भारत की सभी भाषाओं में ऑलमोस्ट उनको लॉन्च किया जाता है, उनको बोलते हैं पैन इंडिया मूवीज। तो पैन का मतलब ही होता है PAN। पैन का मतलब होता है सारा का सारा, सब कुछ, ठीक। जिया का मतलब होता है पृथ्वी, यानी पूरी पृथ्वी को इकट्ठा, स्थलखंड जो था, पूरी पृथ्वी थी, उसको पैंजिया कहा गया। अब इसके चारों ओर जो पानी था पूरा का पूरा, उस पानी को कहा गया था पैंथालासा। पैंथालासा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आदि पृथ्वी का नाम क्या था, सबसे पुरानी पृथ्वी का नाम क्या था, तो क्या था? पैंजिया। उसके चारों ओर जो पानी था वो क्या था? पैंथालासा था। बाद में क्या हुआ कि विभिन्न गतियों के कारण कुछ भी हुआ हो अंदर, अभी वो डिस्कस करने का समय नहीं है एक्चुअल में, ये दो हिस्सों में टूट गया। तो ऊपर वाला जो हिस्सा था वो कहलाया अंगारा लैंड। कौन सा लैंड? अंगारा लैंड। और नीचे वाला कौन सा कहलाया? गोंडवाना लैंड। नीचे वाला कहलाता है गोंडवाना लैंड। जब ये दो हिस्सों में टूटा होगा तो बगल में जो पानी है वो पानी इसके अंदर आया होगा कि नहीं आया होगा? ठीक, पानी आ गया, यहाँ पर पानी आया।
ये जो पानी आया इसे कहा गया वास्तव में टेथिस सागर, TETHYS, टेथिस सागर कहा गया इसे। ये जो खंड थे ये काफ़ी ऊंचे थे अगल बगल से, ये भी ऊंचा था, ये भी ऊंचा था। तो यहाँ से क्या हुआ कि नदियाँ जो थीं, इधर से नदी निकल रही थी, इधर से नदी निकल रही थी, नदियों ने कटाव कर करके इस टेथिस सागर को भर दिया। इस टेथिस सागर को भरने के कारण हुआ क्या कि इसमें बहुत सारे अवसाद यानी मिट्टी जमा हो गई, मिट्टी जमा हो गई। बाद में क्या हुआ कि ये खंड और आगे टूट गया। गोंडवाना जो लैंड था और अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड नीचे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में टूटा, इंडिया में टूटा, अफ्रीका में टूटा, ऑस्ट्रेलिया में टूटा। यानी कि जो साउथ हेमिस्फीयर, जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है, यानी भूमध्य रेखा के नीचे वाला क्षेत्र पृथ्वी का, वो सारे के सारे महाद्वीप जो हैं वो सब गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा भारत यहाँ तक है ना, देख सोच लेना, यहाँ तक पूरा का पूरा ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यदि आपसे पूछा भी जाए कि भारत किस प्राचीन भूमि का हिस्सा है तो कौन सी का है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बाद में क्या हुआ कि इस टेथिस सागर में अवसाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर जमा होते रहे। ये जो टूटे थे, ये जो खंड टूटे थे, पहले भारत यहाँ नहीं था, पहले भारत बहुत नीचे था, नीचे से ऊपर आया। जब एशिया की प्लेट से टकराता है भारत, ये एशिया की प्लेट से टकराती है इंडिया की प्लेट, तो जब इंडिया की प्लेट टक्कर लगाती है ऐसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टक्कर लगाती है, तो टक्कर लगाने के बाद क्या होता है, ये जो अवसाद थे यहाँ पर, ये अवसाद क्या होते हैं, उठना स्टार्ट होते हैं। तो ये अवसाद उठते हैं और उठ करके पर्वत के रूप में आ जाते हैं, पर्वत के रूप में आ जाते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया की प्लेट है जब ऊपर की यूरेशिया की प्लेट से टकराई थी, इस यूरेशिया की प्लेट से टकराने के बाद जो पर्वत अस्तित्व में आया वही हमारे पास कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। अब जो अवसाद होते हैं वो एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो परतदार चट्टानें होती हैं, एक परत के दूसरी परत, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, ऐसे बनती जाती हैं। अब आप देखेंगे क्या, अगर हम इसको हटा दें तो आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा। हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है, तो कौन सा पर्वत होगा फिर? परतदार पर्वत। ठीक, जब आप सोच के देखें, इधर देखें, ध्यान से देखना कि अगर ये इंडिया की प्लेट है, ये यूरेशिया की प्लेट है, बीच में इसमें मिट्टी है, अवसाद है, अगर इनको लाया जाएगा तो बीच वाली जो मिट्टी होगी दोनों तरफ से दबाव महसूस करेगी। दबाव महसूस करने के बाद वो ऊपर उठ जाएगी, ऐसे ऊपर नीचे उठेगी। ठीक, और उठने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे पर्वतों को बोलते हैं मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत। और मोड़दार को इंग्लिश में बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन। तो ये जो मोड़दार पर्वत है या फोल्डेड माउंटेन है, ये वास्तव में सभी के सभी फोल्डेड माउंटेन, सभी के सभी मोड़दार पर्वत निश्चित रूप से कैसे होंगे? परत वाले पर्वत होंगे, निश्चित रूप से वो परत वाले पर्वत हैं। पूरी दुनिया में हिमालय के अलावा और भी कई पर्वत हैं जो नए मोड़दार पर्वत हैं। जैसे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका की बात करें हम लोग, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत है मोड़दार जिसका नाम है रॉकी। ठीक, और ऐसे ही दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में अभी जो हमने देखा था एंडीज। ठीक, तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक मोड़दार पर्वत है जिसका नाम है एंडीज। और एशिया महाद्वीप में जो पर्वत है मोड़दार उसका नाम क्या है? हिमालय। ठीक, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। क्या है, किलोमीटर मीटर? अच्छा, पृथ्वी की कुल त्रिज्या कितनी है पता है? 6,371 किलोमीटर। यानी अगर पृथ्वी की सतह से आप 6,371 किलोमीटर नीचे जाते हो तो पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाओगे। अब आप सोच के देखो, इसके ऊपर 8,848 किलोमीटर का पहाड़ कैसे आएगा? वो तो होगा ही नहीं। होगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो हमने ये जान ली कि ये जो है ये एक परतदार पर्वत है या मोड़दार पर्वत है। एक बात और जान लेते हैं, देखें। अच्छा, अभी ये मिटाया नहीं है, मिट जा भाई। ध्यान से देखना, ये जो हिमालय पर्वत है ऐसे नहीं बना कि एक झटके में बन गया हो। हिमालय पर्वत कई झटकों में बना है,
जैसे अगर हम ऐसे कर लें तो सबसे पहले एक ऐसे करके ऐसे बनी, फिर उसके बाद दूसरी लेयर बनी या दूसरी पहाड़ी बनी या दूसरी पर्वत श्रृंखला बनी, फिर ऐसे तीसरी बनी। ठीक, एक पर्वत श्रृंखला हिमालय से पहले की भी थी जो ऐसे ऐसे करके है, जो हिमालय का हिस्सा नहीं मानी जाती है, ध्यान रखना है। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय की हैं, इसके ऊपर की है वो हिमालय का हिस्सा नहीं मानी जाती है, वो हिमालय के पार है। और जब हम कभी पार की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं पार हिमालय, इंग्लिश में बोलते हैं इसी को ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है या फिर जो पार हिमालय है, ट्रांस इंग्लिश में बोलते हैं पार को, मतलब जब किसी चीज के दूसरी पार हो एकदम, उसको बोलते हैं ट्रांस। जैसे हम इंडिया के बाहर की बात करें, इंडिया के पार, तो हम कहेंगे ट्रांस इंडिया, है ना। पाकिस्तान के पार तो ट्रांस पाकिस्तान, हिमालय के उस पार है उत्तर में एकदम, तो क्या कहेंगे इसे, ट्रांस हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ये हिमालय कैसा नहीं माना जाता है। फिर इसके बाद जो हिमालय की चोटियां हैं या हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो 3 हैं प्रमुख रूप से। एक को बोलते हैं हम लोग ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, और इसी को बोलते हैं हम लोग हिमाद्री। और ये वर्ष भर ये बर्फ से ढका रहता है, हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है, ऑल ईयर, थ्रू आउट द ईयर पूरा बर्फ से ढका रहेगा। उसके बाद जो सेकंड पर्वत श्रृंखला है वो है हमारी लेशर हिमालय, लघु हिमालय, और जो तीसरी है सबसे बाहर, जो सबसे लास्ट में बनी है, वो है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के बगल में स्टार्ट होता है फिर गंगा का मैदान, या उत्तर भारत का विशाल मैदान बोल सकते हैं। जैसे यहाँ से हो गई ये, मान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद ये है पूरी की पूरी ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद है लेसर हिमालय, और फिर उसके बाद है शिवालिक हिमालय। ये 3 हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, इसके ऊपर वो है, वो ये ट्रांस हिमालय मानी जाती है। ठीक, अब आगे आपको और देखते हैं क्या सवाल हैं। ये वर्ष भर बर्फ में ढकी रहती है, और जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो नेपाल की है, नेपाल में है, और जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है वो इस ग्रेटर हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? वेरी गुड, क्या है? हाँ, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। तो इसका नाम याद रखना, ये आप हल्के बना लें इनको। चलिए कोई बात नहीं, याद रहना चाहिए। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? मतलब पहाड़ियों का मामला फिर से आ गया, मतलब ये पहाड़ियाँ पीछे नहीं छोड़ेंगी। एक बात और सुनना है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हिमालय की ये पहाड़ियाँ इधर इस वाले पूर्वोत्तर भारत में आती हैं तो इन्हें पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ बोल देते हैं, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ बोलते हैं इनको। ठीक, तो जो अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान से सुनना है, अरुणाचल प्रदेश में कई पहाड़ियाँ हैं छोटी मोटी। अगर हम पश्चिम से यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, यानी इधर से इधर जाएंगे इस अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको कई पहाड़ियाँ मिलेंगी। जैसे नंबर 1 डफला, नंबर 2 अबोर, नंबर 3 मिरी, या ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर 1 पे ये डफला, नंबर 2 मिरी, नंबर 3 अबोर, नंबर 4 ये है मिसमी। क्या है? मिसमी। हाँ, ये टॉफ़ी आती थी ना इस नाम से कोई? आती थी, हाँ दोनों हैं। हाँ, तो ऐसे टॉफ़ी, तो ध्यान रखना, बहुत दूर से आपको बुला रही है मिस मी, मुझे मिस करो प्लीज़। ठीक, तो ये चारों की चारों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में हैं। और पहाड़ियाँ देख लें, ये जो मेघालय है, ये जो शिलोंग है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग में। इसे शिलोंग पठार बोलते हैं। ये जो शिलोंग पठार है वास्तव में इसी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ध्यान रखना, शिलोंग पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, हिमालय का नहीं। और शिलोंग पठार पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं गारो पहाड़ी, दूसरे को बोलते हैं खासी पहाड़ी, और तीसरे को बोलते हैं जैंतिया पहाड़ी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी पहाड़ी हिमालय की नहीं है, तो तीनों में से एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय की नहीं है। हिमालय की सिर्फ यही है अरुणाचल प्रदेश वाली, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक, अब इसके नाम देखो, ये है नागालैंड, तो यहाँ पर इसके नाम पर एक और नाम पड़ जाता है नागा हिल्स। ये वही है हिमालय वाली,
हिमालय की कौन कौन सी हैं? डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, नागा, फिर मणिपुर की मणि हिल्स, फिर मिजोरम की मिजो हिल्स। अब इन मणिपुर और मिजोरम के बीच में इन दोनों को जोड़ते हुए एक और पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है चिन हिल्स। और ये बगल में देखो क्या क्या, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और ये बगल में जो देश है वो है म्यांमार, हमारा पड़ोसी। इस म्यांमार और भारत की सीमा पर यही पहाड़ियां हैं, चिन की पहाड़ियां हैं। ध्यान रखना है इन सारी पहाड़ियों को। गारो, खासी, जयंतियां शिलांग पठार पर हैं या मेघालय के पठार पर हैं, हिमालय का हिस्सा नहीं है ये यहाँ से, ये मैंने बताया था अभी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये इतना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बाकी का ऊपर का जो हिस्सा है वो हिमालय का हिस्सा है। ठीक, तो आपको ये गारो, खासी, जयंतियां विशेष याद रखनी है। देखिए अब निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? तो हमने आपको बताया डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। सिंपल सी बात है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी है? ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछा है इसने। क्या सवाल सच में कठिन है? नहीं, सवाल अभी आसान कर देंगे हम लोग। कई पर्वतों के बीच में या दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहुत सारी घाटियां बन जाती हैं। अभी हम आपको कुछ ऐसी ही घाटी बताने वाले हैं। कई घाटियां बनती हैं। जो युमथांग वैली पूछी है वो इस युमथांग वैली यहाँ है, सिक्किम में है। सिक्किम में यह है युमथांग। जो नागालैंड है, इस नागालैंड में एक वैली है जिसका नाम है जुकू। हाँ, ये नोट कर लो, फालतू बैठने का काम नहीं है ये, क्योंकि ये फिर पूछी जाती हैं तो पता नहीं चलेंगी। नागालैंड में है जुकू। लद्दाख में है मरखा, MARKHA। लद्दाख में है मरका घाटी। उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी। हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी। हिमाचल प्रदेश में एक और घाटी है स्पीति घाटी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है। हाँ, कुल्लू है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक और है स्पीति। ठीक, तो ये दो घाटी हैं। एक केरल के यहाँ, केरल का एक पलक्कड़ जिला है। केरल का एक जिला है पलक्कड़। इस केरल के पलक्कड़ जिले में, यह है केरल, इस केरल के पलक्कड़ जिले में एक घाटी है जिसका नाम बहुत फेमस है और हर एग्जाम में पूछी जाती है, वो है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली। कल हमने पहाड़ियां बताई थी। क्या बताई थी? कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पूर्वी घाट की पहाड़ियां यहाँ पर आके मिलती थी, जिन्हें नीलगिरी की पहाड़ियां कहा गया था। तो नीलगिरी की पहाड़ियां इस केरल तक फैली हुई हैं। केरल में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में है, 3 राज्यों में फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ियां। इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में है साइलेंट वैली, शांत घाटी बोलते हैं जिसे। तो यदि आपसे पूछा जाए साइलेंट वैली कहाँ है, तो आप आंसर लगाना है केरल में है। केरल का कौन सा जिला है? पलक्कड़। कौन सी पहाड़ियों में है? नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ये नोट कर लें एक बार, नीलगिरी हिल्स में है। सब क्लियर है? ये सब क्लियर है? हमने इतनी घाटी बताई है। लद्दाख में कौन सी है? मरखा है। सिक्किम में कौन सी है? युमथांग है। नागालैंड में कौन सी है? जुकू है। और उत्तराखंड में कौन सी है? नेलांग है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? कुल्लू है और स्पीति है। ठीक, और केरल में कौन सी है? साइलेंट वैली है। ठीक, इतनी सारी हमने आपको घाटियां बता दी। अब आप कोई बाई चांस सवाल आए तो आप आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। युमथांग वैली कहाँ है? कहीं सिक्किम ऑप्शन है? हाँ है, ये सी ऑप्शन है सिक्किम का। ठीक, और देखें आगे, किन्नौर में हंग रंग घाटी के सैलखार
और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? देखो अब ऐसे इनको पता करना ये बहुत डीप में पूछा गया सवाल है, ऐसे इनको पता करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसका आंसर है ऐसे लेप्चा दर्रा है। आपसे सवाल अगर नॉर्मली पूछा जाता है, नॉर्मली तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है। देखो ये हंगरंग घाटी भी अगर आप लिखना चाहें हिमाचल प्रदेश में तो ये भी है, हंगरंग घाटी भी है, स्पीति घाटी भी आपको बताई थी, स्पीति घाटी भी है हिमाचल प्रदेश में ही। और इन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? लेप्चा दर्रा है। ला का मतलब हमने बताया था कल, ला का मतलब क्या होता है? लद्दाख भाषा में ला का मतलब क्या है? दर्रा। ठीक है, तो लेप्चा ला का मतलब है लेप्चा दर्रा। ठीक, अब ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कई और दर्रे हैं, जैसे एक है हिमाचल प्रदेश का बहुत फेमस दर्रा है सिपकिला दर्रा, ठीक, और दूसरा दर्रा है रोहतांग दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा। एक और दर्रा है हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फेमस है, वो है बारालाचा या बारालाचा। ये 3 दर्रा आपको ध्यान रखने हैं इस लेप्चा के अलावा। धोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जलप्रपात समझते हैं क्या होता है? क्या होता है जलप्रपात? सर एक कुंड की तरह होती है। कुंड की तरह? हाँ सर। और कहीं से पानी आके उस कुंड में गिरे, कहीं से आगे पानी उस कुंड में गिरे या नदी गिरे। द्वारा आके गिरे या फिर देखें, जब कभी नदी इतने बड़े पहाड़ से ऊंचे से गिरेगी और अचानक से इतने नीचे पे गिरेगी तो क्या होगा? जलप्रपात बनेगा। जल माने जलप्रपात माने नीचे गिरना, ठीक, तो जलप्रपात है। जैसे हम लोग देखते हैं बरसात के महीनों में क्या देखते हैं कि हमारे छत के पाइप से पानी नीचे गिरता है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो झरना ही जलप्रपात है वास्तव में। ठीक है, हाँ, जब कई जगह है, जबलपुर घूम के आए हो? नहीं सर, सबसे ज्यादा ये जलप्रपात मध्य प्रदेश में चल रहा है। हाँ, केवटी फाल, यहाँ ये तो चित्रकूट में केवटी फाल, तो ठीक, कोई बात नहीं। तो ये धोसेधर जलप्रपात कहाँ है? आंसर सवाल आपसे ये पूछा है, जो धोसेधर जलप्रपात है उसका आंसर है महाराष्ट्र है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और जो प्रमुख जलप्रपात है हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। भारत का सबसे लार्जेस्ट जो जलप्रपात है, लार्जेस्ट जलप्रपात है वो है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, और ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है। एक और जलप्रपात है वो है जोग जलप्रपात। जोग, शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में, KRNTK, कर्नाटक शॉर्ट में लिख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है। जो जोग जलप्रपात है ये भी कर्नाटक में है, लेकिन ये शरावती नदी के किनारे पर है। नहीं, किनारे पर क्यों होगा? शरावती नदी के द्वारा बनता है, शरावती नदी। और जलप्रपातों की बात करें तो चंबल नदी पे फेमस जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया। क्या है? चूलिया। और नर्मदा नदी पर काफ़ी फेमस हैं कई जलप्रपात, जैसे जबलपुर में जो भेड़ाघाट जगह है वहाँ पर एक जलप्रपात है भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट में जो जलप्रपात है उसका नाम है धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात, हाँ, जलप्रपात का नाम ही धुआंधार है। नर्मदा पर एक और जलप्रपात है जिसका नाम है कपिलधारा। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा पर। तो नर्मदा पर हमने 2 बता दिए आपको, धुआंधार, कपिलधारा। एक है चंबल चूलिया, और एक हमने बताया कावेरी पर शिव समुद्रम, शरावती नदी पर जोग, ये कर्नाटक में है। ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में है। ये भी ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक, हाँ, चंबल नदी पर। और देखें और भी कई जलप्रपात हैं। ये मेरे बताने का तो फायदा आपको तभी होगा जब आप कम से कम उसे नोट करते जाएंगे, नहीं तो किताबों में ही रह जाएगा, वो इसी पर रह जाएगा, आपको वीडियो फिर दोबारा देखनी पड़ जाएगी। और भी कई जलप्रपात हैं, जैसे और कुछ एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, तो वो है दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर वही है गोवा वाले बीच पर, तो गोवा में है। जिस नदी पर है वो नदी है मांडवी। मांडवी नदी पर है। ठीक है, एक और है हुंडरू। जलप्रपात का नाम क्या है? हुंडरू, HUNDURU, हुंडरू। और ये है
सुवर्णरेखा नदी पर। सुवर्णरेखा नदी पर मतलब झारखंड। हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, एक और जलप्रपात का नाम लिख लें और वो है होगेनेकल। होगेनेकल ये भी कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। कावेरी नदी, प्रदेश का नाम कर्नाटक, कर्नाटक में है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और कौन से हमारे पास सवाल हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है रेगुर मिट्टी को मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है आपको भारत की पहले मिट्टियों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, मिट्टी क्या किसे कहते हैं? सॉइल। सॉइल होता क्या है? मृदा, हिंदी बोलते हैं इसे मृदा या मिट्टी। सॉइल किसे कहते हैं? कुछ पता है मिट्टी के बारे में? नहीं। मिट्टी वास्तव में क्या है? भूपरपटी का यानी पृथ्वी की धरातल पर पाए जाने वाला एक असंगठित पदार्थ है। असंगठित का मतलब अगर संगठित हो जाएगा तो पत्थर बन जाएगा, ढीला ढाला पदार्थ है असंगठित पदार्थ। मिट्टी में क्या पाया जाता है? मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? देखा है कभी? मिट्टी में आपको कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे। कार्बनिक मतलब जो कभी जीव के हिस्से थे, जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे और मनुष्यों के मर जाने के बाद वही मिट्टी में मिल जाते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। मिट्टी जिसके ऊपर बनती है, जिन चट्टानों के ऊपर बनती है, उन चट्टानों को कहते हैं पैतृक चट्टानें। पैतृक चट्टानें बोलते हैं। जिन चट्टानों के ऊपर मिट्टी बनती है उसे बोलते हैं पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक्स। मान लीजिए कि हमारे पास ये पेरेंट रॉक्स है, ये पेरेंट रॉक्स है। अब इस मिट्टी की अगर हमको इसको तोड़ना है, चट्टान को मान लेते हैं, ये तोड़ लेते हैं, हमारे पास ऐसे ये चट्टान टूट गई है। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे कण बन गए हैं। तो मिट्टी का जो सबसे निचला वाला हिस्सा है, जो पेरेंट रॉक के ऊपर है, मिट्टी का जो सबसे निचला वाला हिस्सा है, जो पेरेंट रॉक के ठीक ऊपर है, उसको बोलते हैं बेड रॉक। हाँ, बेड रॉक बोलते हैं। यानी पेरेंट रॉक है, फिर पेरेंट रॉक के ऊपर टूटी हुई चट्टानें हैं जिसके ऊपर मिट्टी टिकी हुई है, उसको बोलते हैं बेड रॉक बोलते हैं। अब जो भारत में जो मिट्टियां हैं वो कई प्रकार की हैं। भारत में कौन सी मिट्टियां हैं? अच्छा, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कौन सी साइंस में मिट्टियों का अध्ययन करते हैं? मिट्टियों का अध्ययन जिस साइंस में करते हो, साइंस का नाम लिख ही लीजिए, वो है पेडोलॉजी। मिट्टियों का अध्ययन क्या किस साइंस में किया जाता है? पेडोलॉजी में किया जाता है। पेडोलॉजी। ठीक, मिट्टियों के बारे में और क्या जानते हैं हम? जो भारत की जो मिट्टियां हैं, भारत की मिट्टियां हैं, उन्हें कई भागों में बांटते हैं, कई भागों में बांट देते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक, फिर उसके बाद यानी ये लार्जेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा ये पाई जाती है जलोढ़, सबसे ज्यादा जलोढ़। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ये बनती कैसे वही हम देखेंगे। दूसरी प्रमुख मिट्टी इंडिया की वो है काली, ब्लैक सॉइल। और इस काली सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल। तो आपके ऊपर वाले प्रश्न का आंसर क्या है? काली। कहाँ गई? ये है, रेगुर मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये जो काली मिट्टी है ये कैसे बनती है? तो जब कभी ज्वालामुखीयता होती है, ज्वालामुखी के कारण जो लावा आता है बाहर, लावा के जमने से चट्टानें बनती है बेसाल्ट वाली, बेसाल्ट चट्टानें। उन बेसाल्ट चट्टानों पर अगर लगातार अपक्षय हो, अपरदन हो, टूटना फूटना स्टार्ट कर दें, पानी गिर जाए, मिट्टी गिर जाए, कुछ और गिर जाए, तो जो बेसाल्ट चट्टानों पर अगर मिट्टी का निर्माण होता है तो वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी इसलिए काली होती है क्योंकि इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं टिटैनी मैग्नीफेरस। यदि आपसे पूछा जाए काली मिट्टी क्यों काली होती है तो किस पदार्थ के कारण होती है, उस पदार्थ का नाम है टिटैनी मैग्नीफेरस। काली मिट्टी होने का कारण है टिटैनी मैग्नीफेरस।
टिटेनी मैग्नीफेरस। एक तीसरी प्रमुख मिट्टी और है, होने को तो कई है लेकिन एक तीसरी और देख लेते हैं प्रमुख, वो कौन सी है? वो है लैटेराइट। कौन सी है? लैटेराइट। हालांकि लाल मिट्टी भी है लेकिन हम इन तीनों की बात करेंगे बस अभी। पूरी होती है सर, है ये पूरी होती है। लैटेराइट? नहीं, लैटेराइट कलर में लाल होती है, रेड होती है, भूरी नहीं होती है। ठीक, अब देखो हम थोड़ा कुछ पीछे चलते हैं जिससे आपको कुछ समझा पाए। देखो इंडिया वाले नक्शे पर एक मिट्टी बताई हमने आपको, जलोढ़, एलुवियल जल। अब ओढ़, उसको संधि विच्छेद करो, जल प्लस ओढ़, यानी ऐसी मिट्टी जल को ओढ़ के आती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी मिट्टी जिसे जल लेकर के आता है ना। जहां जहां नदी घाटी होंगी, जहां जहां नदियों के मैदान होंगे, उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अब जैसे देखें, यहां से निकलती है गंगा, फिर यहीं से निकलती है यमुना। ज़्यादा दूर ले गए हम लोग, यहीं मिल जाना चाहिए था इसे, प्रयागराज में ही। ठीक है, यमुना। फिर इधर कौन सी है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। फिर इधर से महानंदा है, इधर से यमुना है, इधर से सोन नदी है। ठीक, फिर इधर है नर्मदा है, फिर ताप्ती है, फिर इधर देखो ये महानदी हुई उड़ीसा में, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। ऐसी कई सारी नदियां हैं। और यहाँ पर भी देखोगे तो बगल में समुद्र है, समुद्र की लहरें समुद्र से मिट्टी लाती रहती हैं। तो यहाँ पर भी जलोढ़ है, इन घाटियों में जलोढ़ है, यहाँ 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 जलोढ़ है, और यहाँ पूरे के पूरे इस क्षेत्र में जलोढ़ है। यहाँ भी जलोढ़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5-6 नदियाँ यहाँ इकट्ठी बहती हैं। तो यहाँ भी जलोढ़ है। और यहाँ से देखोगे आप तो ब्रह्मपुत्र नदी आती है तिब्बत से, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस पूरे क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी है। तो पूरे भारत में ऑलमोस्ट जहाँ नदी घाटियाँ हैं, जिसे जल लेकर के आता है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टियाँ हैं। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। अब एक बात और जान लेते हैं हम लोग कि जो काली मिट्टी है वो भारत में कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी के बारे में हमने आपको बताया है। क्या बताया है? कि जो काली मिट्टी है मूलतः किससे बनती है? बेसाल्ट की वजह से बनती है। ठीक, बेसाल्ट की वजह से बनती है। एक समय था, कौन सा समय था? वो क्रिटेशियस काल था। एक समय था जिसका नाम था क्रिटेशियस काल। पृथ्वी के जो इतिहास है, पृथ्वी के इतिहास को हम लोग कई कालों में बांट लेते हैं, उन्हीं में से एक काल है क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल के अंतिम समय में इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में ज्वालामुखीयता हुई थी। और इस पूरे क्षेत्र में ज्वालामुखीयता होने के कारण जो चट्टान बनी थी, धीरे धीरे यहाँ हुई थी। आराम आराम से दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी था, यानी आराम आराम से लावा बाहर आया था। और इस पूरे क्षेत्र में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो कौन चट्टानें बनी? बसाल्ट चट्टानें बनी। और अभी मैंने बताया कि बसाल्ट चट्टानों से हमारे पास कौन सी मिट्टी बनती है? ब्लैक सॉइल बनती है। कौन सी बनती है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। ये जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए फेमस होती है, इसीलिए इसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश का माला वाला क्षेत्र, और महाराष्ट्र का उत्तरी वाला क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में पूरे के पूरे में काली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक सॉइल किससे बनती है? ज्वालामुखी चट्टानों से, विशेषकर बसाल्ट वाली चट्टानों से बनती है काली मिट्टी। ठीक है, एक बात और, काली मिट्टी क्या होती है? काफ़ी चिपचिपी होती है। अगर आपने कभी देखा होगा, कभी गौर किया हो, तो आपके जो पोखर होते हैं, जो तालाबें होते हैं, उनमें कुछ कुछ चिकनी चिकनी मिट्टी से मिलती होगी। ठीक है, हाँ, पानी पड़ने पर वो चिपक जाती है, और पानी सूखने पर क्या होती है? वो टूट जाती है ना, टूट जाती है। तो क्या होता है? चिपक जाना, टूट जाना, चिपक जाना, टूट जाना, ऐसा लगता है जैसे कोई जोत रहा है। इसीलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मृदा बोलते हैं। काली मिट्टी को और दूसरा नाम है स्वतः जुताई वाली मृदा, यानी इनकी जुताई ऐसा लगता है जैसे स्वयं हो रही हो। स्वतः जुताई वाली मृदा या स्वतः जुताई मृदा, सेल्फ प्लोइंग सॉइल बोलते हैं इसे। ठीक, अगर ये चिकनी है, बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो चिकनी मिट्टी होगी तो उसमें पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? जैसे मान ले मिट्टी चिकनी है, उसमें पानी डाल दो, पानी भर जाएगा। अगर बालू वाली मिट्टी है तो पानी नीचे चला जाएगा। तो पानी को रोकने की क्षमता, धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में ज़्यादा होती है। ठीक, अब हम लोगों ने इतनी सारी मिट्टियाँ देख ली। जो लैटेराइट मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में बनती है जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा हो और वर्षा बहुत ज़्यादा हो।
तो तापमान ज़्यादा है और वर्षा ज़्यादा है वो कहाँ है? दक्षिण भारत में है। जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में टेम्परेचर भी ज़्यादा है और वर्षा भी ज़्यादा है। जब तापमान और वर्षा दोनों ज़्यादा होती हैं तो होता क्या है कि तापमान के कारण चट्टानें फैल जाती हैं, वर्षा के कारण सिकुड़ जाती हैं, और जब वर्षा का पानी आता है तो उसमें से कुछ पदार्थों को नीचे बहा करके ले जाता है। बरसात के पानी के कारण जब कुछ पदार्थ नीचे बह जाते हैं तो पदार्थों के नीचे बहने की क्रिया कहलाती है निक्षालन। निक्षालन इंग्लिश में बोलते हैं निक्षालन को लीचिंग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिट्टी लीचिंग से बनती है, तो वो कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट है। जहाँ तापमान और वर्षा दोनों ही अधिक होते हैं उस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अब अगला सवाल देखें क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड में लेटेराइट मिट्टी खराब होती है? अगर देखो लेटेराइट मिट्टी है, नॉर्मली जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन एक तरीके से बालू होती है, सैंड है। अब किसी भी मिट्टी में आप सैंड डाल दो, कोई भी मिट्टी हो, कैसी मिट्टी हो, बालू पटक दो तो बालू से मिट्टी पूरी खराब हो जाती है। और जो सैंड होती है, ये सैंड वास्तव में होता है SiO2। जो बालू होती है वो होती है सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है बालू। तो अगर हम इस बालू को डाल दें या सिलिकॉन को डाल दें तो हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी बिल्कुल। तो सवाल यही है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड में लेटेराइट मिट्टी खराब होती है? तो कौन सा है वो? सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन का ऑक्साइड डाल दो, लेटेराइट मिट्टी खराब हो जाएगी, क्योंकि बालू डालने पर मिट्टी खराब हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो चाय तो आप पीते ही होंगे। चाय कहाँ से आई थी? असम से आती है। अच्छा, चाय सबसे पहले दुनिया में कहाँ हुई थी? चाय मैदानों में होती है, पहाड़ों पे होती है? अच्छा, ढालू क्षेत्रों पे होती है, यानी स्लोप वाला क्षेत्र होना चाहिए, है ना। तो अब आपको ये पूछ रहा है कि चाय के बागानों को नुकसान पहुंच सकता है। चाय के जो पौधे होते हैं वो बहुत ही मासूम किस्म के होते हैं। हाँ, वो बहुत, हाँ छुई मुई नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बहुत भार नहीं सह सकते, तनाव नहीं सह सकते। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो नहीं सहेंगे, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो नहीं सहेंगे, बहुत ठंड होगी तो भी नहीं सहेंगे। कुल मिलाकर के उनको एक औसत स्थिति चाहिए होती है। देखो, कमरे का नॉर्मल तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे मनुष्य झेलता है। 26 से 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान जब अधिक जाता है तो मनुष्य के लिए वो असहनीय होने लगता है। जब वो मनुष्य के लिए असहनीय होने लगता है तो चाय की औकात क्या है? चाय तो उसमें ही उबल जाएगी। इसका मतलब है कि चाय को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे पहुंचने वाला है? इसी से पहुंचने वाला है, तापमान से। हाँ, तापमान से। अगर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, अब अधिक तो 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इतने में तो चाय के पौधे जल जाएंगे। और चाय के पौधे धूप से बचे रहें इसीलिए उन्हें छायादार वृक्षों के नीचे लगाते हैं, या फिर उनके ऊपर जब पौधे लगाते हैं तो छाया कर देते हैं, पॉलीथीन लगा देते हैं या कुछ और लगा देते हैं। आपने कभी देखा हो खेती करते समय? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक वैसे ही कर देते हैं। और क्या है, 1500 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, हाँ वर्षा होना चाहिए, लेकिन वर्षा का पानी भरना नहीं चाहिए। इसीलिए चाय की खेती कहाँ होती है? ढलानों पर होती है, जिससे कि वर्षा का पानी क्या हो? बह जाए, निकल जाए। ठीक, गर्म और आर्द्र जलवायु, हाँ तो बिल्कुल सही बात है। ठंडे क्षेत्रों में चाय नहीं होती है, जलवायु आर्द्र होनी चाहिए, थोड़ी गर्म होनी चाहिए, लेकिन उतनी भी गर्म नहीं होनी चाहिए कि चाय के पौधों को जला दे, इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मासूम किस्म के बच्चे होते हैं। अच्छा, एक बात और, चाय से एक बात ध्यान आई, इंडिया में सबसे पहले जीआई टैग किस चाय को मिला था? जीआई टैग जानते हो क्या होता है? नहीं। जीआई टैग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं अगर प्रोडक्ट हूँ, मैं आपके शहर का हूँ, प्रोडक्ट हूँ, और आप मुझे खूब बेचते हैं, लेकिन कोई दूसरा शहर इस प्रोडक्ट को बेचे तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं, इसमें वो क्वालिटी नहीं जो हमारे यहाँ है। होता है कि नहीं होता है? जैसे आगरा का पेठा फेमस है, अब इलाहाबाद के लोग पेठा बेचने लगे तो वो क्वालिटी नहीं आएगी जो आगरा में है ना। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई जो आगरा के पेठा का नाम लेकर के इलाहाबाद में बेचे और आगरा के पेठे का नाम खराब हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल होगा। इसका मतलब है नाम पे बट्टा लगेगा। दूसरी बात यह है कि लोग अब आगरा का जो पेठा है आगरा खरीदने नहीं जाएंगे, बल्कि इलाहाबाद से खरीद लेंगे, बोले वो तो यहाँ भी मिलता है। तो किसको नुकसान हुआ? आगरा वालों को। इसीलिए नुकसान ना हो उस क्षेत्र को। दूसरी बात, उसकी ब्रांडिंग खराब ना हो। तीसरी बात, उसकी वैल्यू कम ना हो। इसीलिए उन क्षेत्रों को या उन पदार्थों को एक टैग दे दिया जाता है।
टैग कि ये चीज़ सिर्फ इसी क्षेत्र में मिलती है और कहीं नहीं। तो सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था भारत के जिस पदार्थ को मिला था, भारत के जिस पदार्थ को जीआई टैग मिला था वो थी दार्जिलिंग की चाय। और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में सबसे पहले जीआई टैग मिला था। 2004 में दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था। अब एक बात और देखें, यहाँ पर आपको कुछ मृदा संरक्षण की विधियाँ दी गई हैं। मृदा संरक्षण की विधियाँ दी गई हैं। कौन सी विधि हैं? देखें, शेल्टर बेल्ट, आप ऐसे भी दिमाग लगा लें। ग्रेजिंग का मतलब होता है, ग्रेजिंग माने क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ा है बचपन में, गोट इज ग्रेजिंग, बकरी चर रही है। अगर वो ग्रेजिंग ओवर हो गई तो सारी घास खा जाएगी। सारी घास खा जाएगी तो जो पानी की बूंदें पड़ेंगी मिट्टी पर तो वो सीधे मिट्टी पे पड़ेंगी और मिट्टी को उखाड़ के फेंक देंगी। अगर घास होगी तो क्या मिट्टी उखड़ेगी इतनी जल्दी? नहीं उखड़ेगी। तो बाकी सब पर विचार भी नहीं करना है, तब भी आप आंसर लगा देते ओवर ग्रेजिंग। अधिक चरने के कारण मिट्टी खुल जाएगी, उस पर पानी बहेगा, बूंदें पड़ेंगी, हवा चलेगी तो मिट्टी उठ जाएगी और मिट्टी का नुकसान होगा, मिट्टी खराब होगी। आपको पता है कि मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत बनने के लिए या 1 इंच परत बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। हजारों साल लग जाते हैं इतनी सी मिट्टी तैयार होने के लिए ठीक से। और अगर वो मिट्टी बरसात के पानी में बह जाए तो हमारा कितना नुकसान है। इसीलिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत जरूरी हो जाता है, मृदा का संरक्षण। इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा गया है। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि एक फसल लगाई रहती है, दूसरी भी लगा लेते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो पौधों की जड़ें होती हैं मिट्टी को बांध के रखती हैं, मिट्टी बह नहीं पाती है। तो लगातार फसल लगाते रहते हैं तो मिट्टी बची रहती है, बहती नहीं है पानी के साथ। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए क्या कि ये पूरा खेत है, पूरा खेत है, ये मान लेते हैं ढलान भी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पानी होगा तो पानी ऊपर से नीचे ऐसे बहेगा और ऊपर की सारी मिट्टी को ढकेल करके कहाँ ले आएगा? नीचे ले आएगा। तो पूरी मिट्टी खराब होगी। हम क्या करेंगे कि हम ऐसे ऐसे करके जगह बना देंगे, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर का मतलब होता है सहारा। और ये मिट्टी यहीं की रुक जाएगी, बाद में बह जाएगी, पानी भर जाएगा तो हम इसे ठीक कर लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखें रॉक डैम, तो रॉक डैम भी वैसे ही है क्या कि इस खेत के चारों ओर, मान लीजिए कि ज़्यादा ढलान नहीं है लेकिन काफ़ी ढलान फिर भी है, अगर इस खेत के चारों ओर ही अगर हमने बहुत ज़्यादा ऊंची मेड़ लगा दी है, चारों तरफ से मेड़ लगा दी है, तो सारा का सारा पानी जो होगा वो इसी खेत में भर के रह जाएगा। मिट्टी फिर इस खेत से दूसरे खेत में नहीं जाएगी कहीं। इसका मतलब है कि मिट्टी तब भी बच जाएगी। तो इन तीनों मेथड से शेल्टर बेल्ट, रॉक डैम और इंटरक्रॉपिंग से मिट्टी बच सकती है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग से मिट्टी नहीं बचेगी, नुकसान ही होगा। ठीक, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? देखो, हमने बताया था पशु पेड़ पौधे कार्बनिक कारक बनाते हैं। हमने बताया था कि जो पेरेंट रॉक होती हैं, जनक सेल बोलते हैं जिन्हें, उनसे भी उन्हीं पे मिट्टी बनती है। सबसे पहले वही टूटती फूटती हैं। उसके बाद क्या है? जलवायु। अगर बारिश नहीं होगी तो मिट्टी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारे पास आंसर कौन सा बचा? अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। पत्थर डाल दो ला करके वहां पर, तो मिट्टी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ठीक, तो आगे देखें, अगला सवाल कौन सा हमारे पास? मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है। तभी हमने बताया था, क्या कहा जाता है? बेड रॉक। पेरेंट रॉक के ठीक ऊपर कौन सी रॉक होती है? बेड रॉक। यानी मिट्टी की सबसे निचली सतह बेड रॉक कहलाती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, आगे देखें, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है? तो नदियों के बारे में आपने कोई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? चलो हम लोग थोड़े पीछे चलते हैं। ये भी यही है। नदियों के बारे में जान लें ठीक से, जिससे कि आपके ऑलमोस्ट सारे सवाल आगे जा करके हो जाए। कौन से सवाल हैं? देखो, ये है अरब सागर। तो इधर जो नदी गिरेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी, और इधर जो नदी गिरेंगी वो कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक, और यहाँ पे जो नदी गिरेगी वो भी अरब सागर में गिरेगी। देख, गंगा यहाँ से लेकर गंगा यमुना, गंगा की सहायक सब की सब आकर के यहाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी ऐसे आकर के गिर जाती है बंगाल में, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
जब गंगा इसमें प्रवेश करती है, किसमें? बांग्लादेश में। जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा का नाम बदल जाता है, तब गंगा को पद्मा कहते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र है, जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ जाता है जमुना। ध्यान से, यमुना नहीं, जमुना। गंगा जब एंट्री लेती है बांग्लादेश में भारत से तो पद्मा कहलाती है, जब ब्रह्मपुत्र आती है तो जमुना कहलाती है। जब ये दोनों मिल जाती हैं और इनमें एक तीसरी नदी आ जाती है बगल से, वो नदी का नाम है मेघना, तो फिर ये तीन नदियां मिल जाती हैं। कौन कौन सी? पद्मा प्लस जमुना प्लस मेघना। जब ये तीन नदियां मिल जाती हैं तो मिलने के बाद इनका नया नाम नहीं कोई नहीं होता, इनका जो नया नाम होता है तीनों को इकट्ठा फिर मेघना कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती हैं, तो मेघना नाम से गिरती हैं। लेकिन बांग्लादेश में गंगा किस नाम से बहती है? पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र किस नाम से बहती है? जमुना के नाम से। जब इन दोनों में मिल जाती है मेघना आकर के तो पूरी का नाम क्या हो जाता है? मेघना। फिर ये मेघना गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है? गाद मिट्टी जमा कर दे, नदी गिरने से पहले अपने बिल्कुल अंतिम छोर पर जाकर के गाद और मिट्टी जमा कर दे, उसी को डेल्टा कहते हैं। ठीक, और सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहां पर हमको आपको नदी बतानी थी, इतना तो हमने जान लिया, इतनी सी बात हमने जान ली। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो यहाँ गिरेंगी। अब यहाँ पर एक नदी है, कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा के दक्षिण में एक और नदी बहती है, उसका नाम है तापी। ठीक, नर्मदा के ऊपर एक नदी बहती है, नर्मदा के ऊपर जो नदी बहती है उसका नाम है माही, ये भी अरब सागर में गिरती है। ठीक, और फिर यहाँ पर केरल में एक नदी है, केरल में एक नदी है जिसका नाम है पेरियार, ये नदी भी यहाँ गिरती है। तो माही, नर्मदा, तापी, पेरियार ये सब इधर गिरती हैं अरब सागर में। अब इधर देखेंगे तो देखो, इधर एक गिरती है, एक दामोदर नदी यहाँ गिरती है, महानदी उड़ीसा की यहाँ गिरती है, गोदावरी गिरती है, कृष्णा गिरती है, कावेरी गिरती है, और भी कई नदियाँ हैं जो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, अब आप देखें कि कौन सा निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो अभी आप हमने क्या बताया था? माही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश होकर के बहती है। तो ये हम कल से बता रहे हैं, ये कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र होगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जिस भाषा के नाम से, जिस भाषा से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र में तिब्बत का एक नया नाम है, या तिब्बती भाषा में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो, सांगपो बोलते हैं। आगे देखें, मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में कहाँ मिलती है? ठीक है, नहीं वो तो देख लेते हैं हम कहाँ मिलती है, ध्यान से। जब हम यहां से नीचे आते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमारे पास 5 प्रयाग हैं। एक को बोलते हैं विष्णु प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग, फिर है रुद्र प्रयाग। ठीक है, एक और है, कर्ण प्रयाग से पहले एक और प्रयाग पड़ेगा, मिटा देते हैं या यही लिख देते हैं। कर्ण प्रयाग से पहले एक और प्रयाग है जिसका नाम है नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और उसके बाद किसका नंबर आता है? देव प्रयाग का। ठीक, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 ये, 5 ये, तो 5 मिलकर क्या बनाते हैं? पंच प्रयाग। इन पंच प्रयाग में एक नदी जो कॉमन है, सबके साथ जुड़ेगी, वो है अलकनंदा। हाँ, अलकनंदा सभी प्रयागों में शामिल है। अब सवाल ये है कि अलकनंदा में कौन सी नदी मिला दी जाए जिससे विष्णु प्रयाग बन जाए। तो अलकनंदा में यदि हम मिला दें धौली गंगा, कौन सी गंगा? धौली गंगा, तो हमको क्या प्राप्त होती है? विष्णु प्रयाग प्राप्त होता है। ठीक, अगर हम अलकनंदा में नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी एक अलग नदी है, अगर हम अलकनंदा में नंदाकिनी मिला दें तो हमको कौन सा प्रयाग प्राप्त होगा? नंद प्रयाग। ठीक, और यदि हम अलकनंदा में पिंडार नदी मिला दें, पिंडार, तो हमको प्राप्त होता है कर्ण प्रयाग।
यदि हम अलकनंदा में एक और नदी मिला देते हैं अलकनंदा में, और उसका नाम है मंदाकिनी, अगर मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिला दी जाए तो हमको जो प्रयाग प्राप्त होता है वो होता है रुद्रप्रयाग। तो आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं? मंदाकिनी नदी कहाँ है? रुद्रप्रयाग है कि नहीं? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है, बिल्कुल बात सही है। देवप्रयागम में क्या होता है? इस देवप्रयाग में अलकनंदा नदी तो इधर से है, ये कॉमन है, वो सब में मिलेगी। इधर से मिला दो आप अपनी भागीरथी, तो भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है वो उसी का नाम क्या है? देवप्रयाग है। तो ध्यान रखना है आपको कैसे, सभी में कॉमन नदी है एक, क्या है? अलकनंदा, वो सब में मिलेगी। अब आपको नाम ध्यान रखना है क्या? VNKRD, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक। और इन सब के साथ नदी का नाम कोड वर्ड में याद रख लो, धौली गंगा, नंदाकिनी, फिर उसके बाद पिंडारी या पिंडार, फिर उसके बाद मंदाकिनी, फिर उसके बाद भागीरथी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वंकड़ और धौन पेमभा, ऐसे वंकर्ड रख लो, VANKRD, वंकर्ड, इन्हें सजा लेना। फिर धौन पेमभा, धौली, इनको क्रम में लगा देना, सारे प्रयाग क्रम में ही आएंगे। फिर अलकनंदा सब में जोड़नी है, ठीक है। तो अब आपको आंसर यहाँ मिल गया होगा, सारे आंसर बता दिए। सिंधु नदी संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो जो इंडस वैली जो इंडस वैली है उसके हिसाब से हम 20% प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो सिंधु नदी संधि है ये होती है 19 सितंबर 1960 को। भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि को कराने में जिस संस्था ने भूमिका निभाई है वो संस्था है वर्ल्ड बैंक। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता है उसमें किस संगठन ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, तो वो कौन सा है? वर्ल्ड बैंक है, ठीक। तो अब हम 16 के बाद के जो सवाल होंगे वो कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।